तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं पहले से ही मेरी पढ़ाई एकदम क्लियर था, मैं एक एजुकेशनल वाइज, तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया और पहला बच्चा ही मुझे 10th स्टैंडर्ड का मिला था, जबकि मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। एक बार मुझे टीचर ने पूछा था कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तब मुझे बोला था कि मुझे टीचर बनना है। तो आपको लाइफ में किसको फॉलो करना है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, वो आपको करना है। आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेशन चाहिए ही। या तो आपको जो करना है, मैं आपकी 1 साल तक की पूरी जिम्मेदारी में उठाने के लिए तैयार हूं। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सफलता टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट योगिता शर्मा। वेल टुडे वी हैव जिग्नेश दावे विद अस। सफलता टॉक्स में हम डेली एक ऐसे गेस्ट को लेकर आते हैं जिससे कि हमारे सफलता ऑनलाइन के स्टूडेंट्स इंस्पायर हो सके, साथ ही साथ वो अपनी सक्सेस स्टोरी बना सके। सर, वेलकम टू सफलता टॉक्स। नमस्कार सर, आपकी जर्नी जो है बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है। शुरू से ही बहुत ही कम उम्र से आपने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है। आपके इंट्रो में मैं पढ़ रही थी कि आप खुद 8th क्लास में थे और आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो किस तरीके से ये जर्नी आपकी शुरू हुई? ओके मैडम, मैं एक छोटे से खेड़े गांव में रहता था। जामनगर, गुजरात के जामनगर के पास एक छोटा सा ढिचड़ा गांव है। अभी वहां से मैं 7th स्टैंडर्ड तक गांव में पढ़ा। अभी मुझे हाई स्कूल पढ़ने के लिए वहां से 15 किलोमीटर दूर जाना था और कोई सुविधा नहीं होती थी वहां पे। 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको लोकल बस मिलती थी, वो आपको स्कूल तक पहुंचाती थी और उसके लिए स्कूल के लिए खर्च निकालना था, बच्चों की जो फीस पढ़नी थी। पापा परिवार पूरा एक पुअर फैमिली से था, तो हमने और कुछ था कि कैसे अर्निंग करनी थी। उसी समय पे मैं जो स्कूल में पढ़ रहा था तो टीचर का मुझे पूरा सपोर्ट मिला कि तुम्हें अर्ली ऑप्शन ये है कि तुम अर्निंग स्टार्ट करो कोचिंग से। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं पहले से ही मेरी पढ़ाई एकदम क्लियर था, मैं एक एजुकेशनल वाइज, तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया और पहला बच्चा ही मुझे 10th स्टैंडर्ड का मिला था, जबकि मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने आपके इंट्रो में पढ़ा था कि आप खुद 8th में और 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात लगती है कि कोई स्टूडेंट खुद 8th क्लास में रहकर 10th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो मतलब वो कितना काबिल है। नहीं, पूरा मैं सुबह मेरा स्कूल का पढ़ता था, फिर 10th स्टैंडर्ड की बुक लेता था, उसके लेसन को पढ़ना। उस जमाने में भी मोबाइल इंटरनेट नहीं था, तो आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना था। तो मैं एक एक टेक्स्ट बुक, एक एक सम्स को मैं सोल्व करता था। उसे क्लास से 2 घंटा पहले एक एक लेसन को बाय हार्ट में कर लेता था, ताकि उसको ऐसा न लगे कि मैं कोई अनजाने लोगों से पढ़ रहा हूँ कि नए लोगों से पढ़ रहा हूँ। उसके जो 10th स्टूडेंट्स के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, उससे लगता था कि मैं उसको अच्छा पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, आपकी ये जो जर्नी शुरू हुई है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर, ये आपने मतलब प्लान करके रखा था एज ए करियर या फिर आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ तक लेकर आई है? नहीं मैडम, मेरा कोर था, मुझे टीचिंग लाइन में जाना था। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तो हमारे सैटरडे को एक जनरल सभा होती थी स्कूल में। एक बार मुझे टीचर ने पूछा था कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तब मुझे बोला था कि मुझे टीचर बनना है। और उसको बोला कि मुझे सिर्फ टीचर नहीं, मुझे आपसे अच्छा टीचर बनना है, ताकि जो आप बोरिंग होते हम बोरिंग ना हो। यानी कि टीचिंग मेरा था। और टीचिंग करते करते जब मैं आगे बढ़ा, 1 बच्चे से स्टार्ट हुआ, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15, 100 बच्चे हुए। जब उसके पेरेंट्स हमारे पास आते थे, उसकी समस्या लेके आते थे हमारे पास, तो सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। हमारे जो खेड़े गांव में से दूसरा कोई था नहीं काउंसिलिंग, हम एक खेड़े गांव में रहते हैं, बच्चों का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, कोई इश्यू होते थे, तो तुरंत ही हमारी गाइडलाइन लेने के लिए आते थे। और धीरे धीरे मालूम पड़ा कि हम जो लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारी एक टीचिंग के साथ साथ हमारी एक मोटिवेशन करियर भी शायद वहीं से शुरू हो गई थी। बिल्कुल सर। और आपकी ये जो स्ट्रगलिंग जर्नी है, धीरे धीरे चलते चलते आपने इसको इंस्टीट्यूट में भी बदल दिया। लक्ष्य इंस्टीट्यूट सर आप रन करते हैं, वो कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको खुद का एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहिए? ओके मैडम,
हर व्यक्ति के एक बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ड्रीम होते हैं। अभी जैसे यहाँ जस्ट डायल हमारे चल रहा है इंडिया में, मुझे 93 में से आइडिया है कि मैं जस्ट डायल जैसा कुछ कैंपेन स्टार्ट करूं, कुछ बड़ी कंपनी स्टार्ट करूं। और मैंने 1993 में एक जस्ट डायल जैसी करके सुविधा सागर जिसको नाम दिया हमने, और एक कंपनी स्टार्ट किया जी। और लेकिन उस जमाने में लैंडलाइन फोन नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, पेजर भी बाद में आया था। तो शायद ये जस्ट डायल कॉन्सेप्ट जैसा सुविधा सागर था, लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पाया। उस जमाने में एक 512 पीसी आता था, वो भी 1.5 लाख रुपए का आता था। तो प्रोजेक्ट में हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं 93 की बात कर रहा हूँ कि उस जमाने में तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए का हमारा लॉस हो गया। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे पूरे रोड पे आ गए। थोड़े कर्ज हो गया, लोन हुआ, पुलिस केस हुआ, थोड़ा गुंडागिरी हुई, सब कुछ हुआ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अभी मैं क्या करूं। और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में मैंने बहुत दुखी हृदय से, न चाहते हुए भी, मुझे मेरे नेटिव जामनगर को छोड़ना पड़ा और मैं महाराष्ट्र के मैनचेस्टर जिसको बोलते हैं भिवंडी, मैंने वहां कदम रखा। और वहां मैंने फिर से एक बार अपना जो कोचिंग था, वही अपने कोचिंग क्लास को शुरू किया। लक्ष्य नाम से मेरा लक्ष्य कोचिंग क्लास था। वहां हम सिर्फ प्राइमरी बच्चों को और 8, 9, 10 3 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते थे। यानी कि वहां भी हमने होम ट्यूशन से शुरू किया। भिवंडी में आके 3 बच्चों से जर्नी स्टार्ट हुई, उसको हमने 1200 बच्चे तक पहुंचाया। और हमको मालूम पड़ गया वहां भी जो मोटिवेशन का बेनिफिट मिलता था, यहाँ भी वही बेनिफिट मिला। और उसी बीच में मैं रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी ज्वाइन किया। उसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और मुझे एक बाहर खिलने का मौका मिला, रोटरी क्लब की मीटिंगों में जाने का मौका मिला। उसकी वजह से एक मेरी जो अंदर की स्पीकर की क्षमता थी वो बाहर आने लगी। बहुत सारे प्रोग्राम का मास्टर ऑफ सेरेमनी करने का मिला, होस्टिंग करने का मिला, कुछ टॉक शो में हिस्सा मिला, कॉन्फ्रेंस में जाने का हिस्सा मिला और कुछ लोगों के अपॉर्चुनिटी मिलती गई कि चलो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे कोच बन सकते हैं। और यहाँ से मेरी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, कोचिंग करते करते मेरी ऐसे मोटिवेशनल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी रही है। बहुत ही कम उम्र से आपने अपने ऊपर वर्क करना भी शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके आप आज इस मुकाम पर। सर, बात की जाए यदि मोटिवेशन की, आपके हिसाब से आज के टाइम में मोटिवेशन क्या है? क्योंकि आज के टाइम में डिप्रेशन भी बहुत है, हाइपरटेंशन भी बहुत है। हर किसी इंसान को अपने अपने सेक्टर में एक अलग अलग टेंशन है, चाहे स्टूडेंट्स ले लीजिए, चाहे किसी भी सेक्टर के लोगों को ले लीजिए। मोटिवेशन की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आप किस तरीके से मोटिवेशन को देखते हैं? पार्डन, फिर से बोलेंगे? सर, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं, रिपीट करना पड़ेगा। ओके सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के टाइम में आप मोटिवेशन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज के टाइम में हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से लोग डिप्रेशन में भी हैं, हाइपरटेंशन में भी हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाई का टेंशन है हर किसी को। और आज के बिजी लाइफस्टाइल में ना लोग योगा को या फिर मेडिटेशन को प्रेफर भी बहुत करते हैं। आज के टाइम में ट्रेंडिंग हो गया है योगा और मेडिटेशन, लेकिन स्टिल उसके बाद भी डिप्रेशन बहुत है, जो कि पहले के समय में इतना नहीं देखा जाता था। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है या फिर क्या वजह है इसके पीछे कि टेंशन और डिप्रेशन लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है? एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या बताना चाहेंगे? मोटिवेशनल 2 टाइप के होते हैं। एक आपके इनर मोटिवेशन होता है, एक आपको आउटर मोटिवेशन मिलता है। मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति से, जिस स्थल से, जिस समय से आप कुछ सीखते हैं वो आपका मोटिवेशन है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी का तो मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। हमारा इनर मोटिवेशन कितना भी पावरफुल हो, इनर फोर्स जब तक आपको आउटर फोर्स कोई नहीं करता है, तब तक आपको आगे बढ़ने की डिजायर आप में पैदा नहीं होती है। तो आपको कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी बड़ी स्ट्रगल आती है, उस टाइम पे आपको कोई मोटिवेशन चाहिए ही। हो सकता है आपका पेरेंट्स हो, आपके नेबर्स हो,
आपकी टीचर हो, आपके रिलेटिव हो, या तो कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपको लाइफ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेशन चाहिए ही। बिल्कुल सर, लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हमारे साथ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम किसी भी सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, हमें सब मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में। तो वहां से कैसे निकला जाए? नहीं मैडम, वापस पार्डन, आपका आवाज आपकी साइड से मुझे क्लियर नहीं आया। ओके सर, मैं रिपीट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आपने कहा कि मोटिवेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं से पुश मिलना ज्यादा जरूरी है, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, आपके टीचर से। Yes. लेकिन कभी कभी इंसान एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि हर कोई आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में स्टक कर रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो उस सिचुएशन के आगे कुछ देख ही नहीं पाते हैं। यस, मोटिवेशन मैडम आपको सिर्फ आउटर फोर्स मिलता है, आपको अंदर से डिजायर पैदा करना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन लोगे तो बलून की हवा की तरह रहेगा। स्टार्टिंग में मोटिवेशन मिलेगा, जैसे आप हॉल से बाहर निकले, वीडियो से बाहर निकले, बुक पढ़ के बाहर छोड़ दिया तो आपका मोटिवेशन डाउट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन दोनों का कॉम्बो करना पड़ेगा। जब तक आपको अंदर से आवाज नहीं आती है तब तक आपको बाहर से कितना भी मोटिवेशन मिले उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और आप जो मोटिवेशन लेते हो आपको कंटिन्यूसली लगातार लेना पड़ेगा और किसी एक को ही फॉलो करके आपको आगे चलना पड़ेगा, एक के प्रिंसिपल को, एक के सिद्धांत को। लोग आजकल गलती करते हैं कि आज इसकी बुक पढ़ते हैं, उसका वीडियोस देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसकी सुनते हैं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी विचार शैली होती है, वहां थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको लाइफ में किसको फॉलो करना है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, वो आपको करना है। और सबसे बड़ी बात वापस बोल रहा हूँ कि जब तक आपका इंटरनल मोटिवेशन तो आप बाहर नहीं निकालोगे, आउटर मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। आप कितने भी वीडियो देखो, कितनी भी बुक पढ़ो, कितने अच्छे अच्छे शुभ वाक्य पढ़ो, अगर सिर्फ बाहरी मोटिवेशन चलता होता तो हम लोग व्हाट्सएप में सुबह से देखते हैं कि सुबह से 10 बजे तक इतने मोटिवेशन मैसेज आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं, लेकिन उसको अपनी लाइफ में आपने इनबिल्ड करने की कोशिश नहीं किया, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं किया, तो मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपको कॉम्बो करना पड़ेगा, इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अभी बोला कि अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़ने से मोटिवेशन आता है, लेकिन इंसान भटक भी जाता है। तो यदि कोई इंसान ऑलरेडी डिप्रेशन में, उस सिचुएशन में है, तो वो अलग अलग ऑथर्स की बुक पढ़ भी रहा है, तो उससे कैसे पता कि मुझे इस ऑथर को ही फॉलो करना चाहिए, यही बेटर है? यस, या तो वापस आपको बोल रहा हूँ कि आपको पहले उसके रिव्यू देखने चाहिए, या तो आपसे जो आगे है, सक्सेस हुए हैं, उसको पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ से क्या मिलने वाला है, उसकी हेल्प लेनी चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं कि एक मोटिवेशन स्पीकर एक बुक में ये लिखता है, दूसरे मोटिवेशन ने दूसरी वही पैसों के बारे में दूसरा लिखा है। यानी कि आप अलग अलग लोगों को, वापस बोला कि अलग अलग लोगों का फॉलो करना शुरू हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे कि मोटिवेशन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, बिजनेस ट्रेनिंग लेने के बाद, मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड करने के बाद भी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो मोटिवेशन सिर्फ सुनते हैं, वहां ताली बजाते हैं, लेकिन उसकी अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो करेक्शन करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर के बिजनेस कोच आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे में कहावत है कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको मरना पड़ेगा, आप मरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो यानी कि आपको सक्सेस होना है तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। लाइफ कोच मोटिवेट आपको रास्ता, और रास्ते पे चलना तो आपको ही है, और इसके लिए डिजायर पैदा करना पड़ता है, फेल होने का डर निकालना पड़ेगा, तब आप ये कर पाओगे।
एग्जैक्टली सर, आपने ये सही बोला कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको ये खुद चूज करना पड़ेगा कि किस और आपको जाना है। सर, आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को मैं देखती हूँ कि उनका सपना है मोटिवेशनल स्पीकर बनना, बट हर कोई सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं वो लैग कर जाता है। तो ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए? ओके, हमारे देश की कम नसीबी है कि आपको डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर बनने के लिए यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच बनने के लिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है देश में। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है। तो अगर आपको स्पीकर बनना है तो आपको बचपन से ही जो पढ़ाई करते हैं, आपको अपनी टेक्स्ट बुक, पढ़ाई की बुक के सिवा ज्यादा से ज्यादा बुकें पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे, हमारे जमाने में तो कुछ वीडियो यूट्यूब था नहीं, उस जमाने से रात को सोने से पहले कम से कम कोई भी बुक का एक चैप्टर पढ़ने का, वो हमने पहले से रोज बनाया था। और इतने 22-23 साल के बाद भी सोने से पहले हम कोई भी एक बुक का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा किंडल आ गया और कोई रिसोर्सेज आ चुके हैं, लेकिन लर्निंग इज मस्ट। लोगों को दिक्कत ये होती है, जो नए मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, दूसरों का ट्रेनर के दूसरों का प्रोग्राम करके वो आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, पढ़ना, आपको लिखना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको अपनी डायरी में, कम से कम अपनी डायरी में लिखो। कुछ कहा आप सुनते हैं उसका रिव्यू बनाओ और सबसे पहले अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर देखो, दुनिया को सिखाते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए वो सक्सेस नहीं होते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल कैरियर बनानी है तो आपको रीडिंग पावरफुल करना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा। हमारे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। आपको कंटिन्यूसली सीखना है, आपकी लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए। मैं हर पहलू से, मैं कोई मूवी देखता हूँ, कोई सीरियल देखता हूँ, कोई पढ़ता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि इसमें मेरे काम की चीज क्या है, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ और उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसका रिजल्ट देखता हूँ, बाद में दूसरों को बताता हूँ कि मैं ये करना चाहिए। यानी कि लोगों को शॉर्ट सक्सेस चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं मैडम, मैंने पहले 8 साल के मोटिवेशन कैरियर में मुझे 1 रुपया नहीं मिला था। मैंने रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जायंट्स क्लब, स्कूल कॉलेजों में 139 फ्री प्रोग्राम दिए थे। यानी कि अपने आप को मैंने शार्प किया था। पैरेलल मेरा मैं कोचिंग क्लास चलाता था और ये अलग टाइम पे करता था। जब मुझे लगा कि अभी मेरे में स्किल हुई है, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं, तब मैं ये फील्ड में आया। और ये पहले मैं पार्ट टाइम से करियर शुरू किया, और जिस दिन मुझे लगा कि मैं अभी जो कोचिंग इंडस्ट्रीज में जितना पैसा कमा रहा हूं, उससे 3 गुना पैसा जब मैं मोटिवेशन या तो बिजनेस कोच इंडस्ट्री से कमाऊंगा, तब वो बिजनेस को मैं ऑटो मोड पे ले जाएगा। यानी कि आज के आपने बोला क्या दिक्कत है, तो आज के लोगों को एक कोई भी ट्रेनर का मोटिवेशन प्रोग्राम किया, उसका ट्रेनर किया 10 दिन, 12 दिन, 7 दिन, और दूसरे दिन आके अपना विजिटिंग कार्ड, अपना वीडियोस बना के अपने आप को मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप में पब्लिश करते हैं। 4 या 5 प्रोग्राम करते हैं, उसकी जो सेविंग होती है, बचत होती है, वो खत्म हो जाती है, या तो वो लीड को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। शायद फ्री प्रोग्राम में लोग आते हैं, वो पेड में कन्वर्ट नहीं होते, वो खुद डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो MLM करता है, इंश्योरेंस करता है, ट्यूशन में और कोई बिजनेस में चला जाता है। ये दिक्कत है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली आपने सही बोला कि आज के यंगस्टर्स की जो यंग मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी जो जर्नी होती है वो लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, जिनमें हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाए। और जैसा कि आपने बताया सर कि रीडिंग और राइटिंग ये बहुत जरूरी है। I'm audible sir? यस, बिल्कुल सर, आपने बताया कि आज के यंगस्टर्स जो है, यंग मोटिवेशनल स्पीकर जो है, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स वो लोग नहीं बनाते, इसलिए कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के चांसेस यंग मोटिवेशनल स्पीकर्स के थोड़े कम हो जाते हैं। आपने बताया कि रीडिंग और राइटिंग की जो थ्योरी
थ्योरी है वो डेली आपको अपनानी चाहिए, साथ ही साथ कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना चाहिए। और सबसे पहले आप जो भी स्पीच दे रहे हैं वो अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके दीजिए। अगर वो वर्क करती है तभी वो उसके लिए आपको स्पीच देनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। ये ओवरऑल सारी चीजें सर आपने बताई है एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। सर आप बात कर लेते हैं आपकी मैडम वापस आपकी आवाज में प्रॉब्लम शुरू हो गया। शायद मैं ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ, ऐसा कि मैं डायरेक्ट बात सुनूं, शायद ऐसा लगे मुझे। ओके सर। ओके मैं शायद मेरी ओर से कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ बोली मैडम। अभी ऑडिबल है सर? हाँ यस। ओके सर आप गुजरात से लेकर भिवाड़ी में शिफ्ट हुए थे आई थिंक स्टार्टिंग में, तो वहाँ यस व्हाट्स इट? भिवंडी। ओके दैट इज भिवंडी। ओके मैं रिपीट कर लेती हूँ क्वेश्चन। ओके सर आपकी जर्नी जब गुजरात से लेकर भिवंडी तक आप गए थे तो वहाँ की जर्नी आपकी कैसी रही, क्योंकि लोकेशन आपकी चेंज हुई, सारे चीजें चेंज हुई, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा? ओके मैडम जब मैं भिवंडी आया तब मुझे कोई पहचानता नहीं था कि भिवंडी क्या है। मैं शायद भिवंडी में पहली बार पैर रखा था। मेरा जो बड़ा भाई था उसका एक क्लासमेट था, उसने मुझे बोला था कि तुम आ जाओ। मैंने उसको बोला था कि मैं वहां पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हुआ हूँ, पढ़ाई करने के बावजूद, एडवोकेसी करने के बावजूद मैं बिजनेस में फेल हुआ हूँ और मुझे गुजरात से आना पड़ेगा। तो उसने बोला कि आप आ जाओ मेरे यहाँ। मिस्टर शैलेश सावला थे, उसकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी। उसने मुझे अपनी फैक्ट्री में एक ऑफिस में अरेंजमेंट करके दिया। उसने मुझे 3 ऑप्शन दिए कि आप तो मेरी फैक्ट्री में यहाँ ऐसे अकाउंटेंट काम कीजिए, या तो मेरी बॉम्बे की जो हेड ऑफिस है उसको आप हैंडल कीजिए, या तो आपको जो करना है मैं आपकी 1 साल तक की पूरी जिम्मेदारी में उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बोला कि मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने जो गुजरात में कुछ लोगों को पढ़ाया था, कुछ लड़कियों को पढ़ाया था, वो भिवंडी में या ससुराल में आ चुकी थी। भिवंडी ऐसा सिटी है, कुछ छोटा गुजराती है। यहाँ की हर मैं जो आसपास के एरिया में रहता था उसके हर घर से एक व्यक्ति यहाँ भिवंडी में है। तो वहां जो कुछ लड़कियां पढ़ी थी स्टार्टिंग में अर्ली एज में मेरे पास, वो यहाँ आके माँ बन चुकी, उसके छोटे छोटे बच्चे हो गए थे। तो उसका बेनिफिट मुझे स्टार्टिंग से मिला। उनके बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू किया। मैंने बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे एजुकेशन फील्ड जाना है। और मैंने स्टार्टिंग होम ट्यूशन से शुरू किया। उस टाइम पे मेरी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने फैमिली को छोड़ के आया था, यहाँ फैक्ट्री में रहता था। स्टार्टिंग में 4 बच्चों से मैंने पढ़ाना शुरू किया। यहाँ वापस इश्यू हुआ था खाने का। तो हमारे यहाँ जैसे होम मेस चलाते हैं घर पे खाने के लिए, लोगों को खिलाते, उसके घर पे खाने का हुआ। उसके रिप्लेस में उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देने का, यानी कि खाने का प्रॉब्लम मेरा यहाँ सोल्व हो गया। रहने का था तो उसकी ऑफिस में था। लगातार 1 साल तक एक कंटिन्यूसली स्ट्रगल रही, संघर्ष रही। पहले साल उतने ही बच्चे मिले जितनी मेरी दाल रोटी निकल पाए। और सबसे बड़ी चैलेंज आती थी लैंग्वेज की। यहाँ ये महाराष्ट्र में एक सब्जेक्ट मराठी होता है, वो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जबकि वहां वो नहीं होता है। गुजरात में हमको नहीं था। तो मुझे यहाँ के सबसे बड़ी स्ट्रगल हुई मराठी सीखने की, मराठी बोलने की। गुजरात का सिलेबस अलग टाइप का था पढ़ाने का। महाराष्ट्र का थोड़ा ये मुंबई से एकदम नजदीक, भिवंडी बोले तो मुंबई से एकदम नजदीक है, तो लोगों की लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन थोड़ा रिश्तेदारी का सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला, पुराने स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला। और 1 साल के स्ट्रगल के बाद थोड़ा बच्चे और बड़े, 3 साल कोचिंग, पर्सनल कोचिंग करने के बाद अपना छोटा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, ऐसे करते करते 3 ब्रांच हमने शुरू किया और अच्छा इनकम शुरू हुई। और पैरेलल मैं कैसे बोला कि मैं मोटिवेशन करियर में आगे बढ़ता गया, और दोनों पैरेलली सैटरडे संडे मोटिवेशनल के प्रोग्राम करने का, मंडे टू फ्राइडे ट्यूशन पढ़ाने का, इसी तरह से चलता रहा। और इसी बीच में शिव खेरा जी का एक प्रोग्राम रोटरी क्लब द्वारा अरेंज हुआ था, उसमें उसकी स्पीच सुनी। मैं रोटरी में जुड़ा हुआ था तो उससे पर्सनली मिलने का बात हुआ। प्रोग्राम के बाद हम 1 घंटा बैठे,
उसने पूरी मेरी कहानी बताई, सुना। उसने बोला कि थोड़ा रिस्क उठाओ, थोड़ा डेयरिंग करो, डर के आगे जीत है। और हमने धीरे धीरे ट्यूशन कोचिंग क्लास को धीरे धीरे वाइंड अप मोड में या तो ऑटो पायलट मोड में लेके गए और फुल टाइम ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग में आए। लेकिन मोटिवेशन ट्रेनिंग भी इतनी आसान नहीं थी। लोगों को सीखना सब कुछ होता है, पेरेंटिंग करो, ये करो, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो वापस दिक्कत शुरू हो जाती है। आपको फ्री प्रोग्राम के लिए बुलाते थे, आपको श्रीफल देते थे, बुक्के देते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन पैसों की बात आती है दिक्कत शुरू हो जाती थी। फिर हमने सोचा कि आखिर मोटिवेशन में लोगों को क्या चाहिए। लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को बिजनेस बढ़ाना है, सिर्फ मोटिवेशन से चलने वाला नहीं है। आज के जमाने में लोगों को सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसका आउटपुट चाहिए। जब तक आप उसको आउटपुट नहीं देंगे, सिर्फ मोटिवेशन से पेट भरने वाला नहीं है उन लोगों का। इसीलिए हमने फुल टाइम मोटिवेशन किया, लेकिन बिजनेस मोटिवेशन शुरू किया और वहां से अच्छी इनकम शुरू हुई। हम जो कोचिंग से कमाते थे उसकी 3 गुनी इनकम शुरू हुई। और बाद में हमने इसको लास्ट 10 साल पहले बिजनेस मोटिवेशन को फुल टाइम एज ए व्यवसाय किया और अपने कोचिंग इंडस्ट्रीज को ऑटो मोड पे ले गए। बिल्कुल सर, बिजनेस मोटिवेशन होना एक सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कितने लोगों की लाइफ चेंज कर पाए एक्चुअली अपने मोटिवेशन से, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सर एक मोटिवेशनल स्पीकर अगर किसी कोई इंसान डिप्रेशन में है, उसकी लाइफ चेंज कर रहा है, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती एक मोटिवेशनल स्पीकर की। सर आपने ये जर्नी अपनी गुजरात से लेकर भिवंडी तक शुरू की। भिवंडी एक शहर है जिसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या खासियत है वहां की, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने सुना है। ओके, भिवंडी इसको महाराष्ट्र का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं मैनचेस्टर को छोड़ के। यहाँ पूरा एक भारत बसता हुआ है, हर प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग हब है भिवंडी, सबसे बड़ा टेक्सटाइल यूनिट है। यहाँ स्कूल देखो तो अलग अलग 25 मीडियम की स्कूलें चलती है। कल्पना करो कि पूरा इंडिया यहाँ बसा हुआ है। मेन यहाँ 3 टाइप की पॉपुलेशन है। एक जो यहाँ की कोंकणी मराठी बोलते हैं, मुस्लिम, कोंकणी मुस्लिम, वो यहाँ के नेटिव है। कुछ यूपी आजमगढ़ के मुस्लिम यहाँ स्थायी हुए हैं। गुजरात के जो बहुत सारे लोग जिसको आलारी जैन बोलते हैं, वो यहाँ सेट हुए। आलारी आधा गुजराती बसा हुआ है। और पावरलूम इंडस्ट्रीज होने से लोगों को आसानी से रोजगारी मिल जाती है। इसीलिए लोग यहाँ से, बॉम्बे से नजदीक भी है, ये भिवंडी है। 15 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन 15 की पॉपुलेशन है, लेबर है, अनडेवलप्ड सिटी बोल सकते हैं। कुछ प्लानिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन आज भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, लोकल पॉलिटिकली प्रॉब्लम है। फिर भी कहते हैं कि भिवंडी वो दुबई है। पैसा यहाँ बहुत है, मतलब बाकी सुविधा हो कम ज्यादा हो, लेकिन पैसा बहुत है। लोग यहाँ, कोई आदमी भूखा नहीं सोता है। जिस दिन मैं एक क्या बोलते हैं, एक जोला लेके आ गया था और अपनी यहाँ पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, वैसे यहाँ कोई भी बंदा आ जाए भिवंडी में, वो एक दिन भी काम के बिना नहीं रहेगा, एक दिन भी भूखा नहीं सोएगा, उसको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ये भिवंडी है, यानी कि उसको लोग बोलते हैं कि इंडिया का दुबई है ये। बिल्कुल सर, बॉम्बे से लगभग आसपास ही आप बता रहे हैं, तो बॉम्बे तो खुद ऐसा स्थिति है कि वहां पे कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता है। तो यदि बात में थोड़ा सा डेवलप्ड नहीं है ये सर, 15 लाख की पॉपुलेशन सर बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि वो डेवलप नहीं है, तो सरकार को उस तरफ भी काम करना चाहिए। लेकिन यदि बात करें आर्ट और कल्चर की, तो बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसी जगहें, छोटी छोटी जगहें जहाँ पे आर्ट और कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमें पता नहीं है वो चीजें, क्योंकि छोटी जगहों पे ही जो क्या कहते हैं आर्ट और कल्चर है वो ज्यादा निखर के आता है। और आज के लोगों को परंपराएं ज्यादा पता है, ये हमारी ट्राइब्स कह लीजिए जिनको। और ये भिवंडी उसके लिए एक मिसाइल है। भिवंडी एक मिसाइल उनके लिए है। यहाँ हर फेस्टिवल, हर त्योहार, हर कम्युनिटी का, हर यहाँ से, क्योंकि 26 पूरे देश से लोग, हर स्टेट से लोग यहाँ हैं।
हर स्टेट का सेलिब्रेशन होता है, हर स्टेट का उत्सव यहाँ होता है। यहाँ इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम, एक आध बार कुछ कम्युनिटी प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद यहाँ कभी नहीं हुआ है। जब कहते हैं कि 1993 में पूरा महाराष्ट्र जल रहा था, तब भिवंडी यहाँ शांत था। और लोगों को मालूम है, यहाँ के लोगों को पॉलिटिकली कुछ भी हो, हमें अपना रास्ता चुनना है, तो इंटरनली लोग मिल के देते हैं और प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये अपने ऊपर भी बात होती है कि कैसे आपको कोप अप करके चलना है चीजों के साथ में। सर ओवरऑल आपके लाइफ की जर्नी हमने जानी, किस तरीके से आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, एक मेंटोर बने, और आज आपका ये सक्सेसफुल जर्नी जो है ऐसे ही सर आगे बढ़ती रहे। और आपने स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल हर सेक्टर्स के लिए आपने चीजें बताई कि सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। हमने डिप्रेशन के ऊपर भी बात करी कि किस तरीके से डिप्रेशन से हटा जाए। सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। और ओवरऑल सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपका टाइम देने के लिए, सफलता टॉक से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके पूरे ग्रुप का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।